हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्मार्ट क्लासेस में। जैसे कि हम सीटेट सेकेंड पेपर के लिए एनसीईआरटी की एसएसटी कंप्लीट कर रहे हैं। आज के यहाँ इस वीडियो में हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 का चैप्टर 3 कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 3 ये देखिए, दिल्ली 12वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। एक बात और, 2 दिन से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई थी, लेकिन आज से रेगुलर आपको पहले के ही टाइम पे सारी क्लासेस फिर से मिलेंगी। आज का देखिए चैप्टर है अध्याय 3, दिल्ली 12वीं से 15वीं शताब्दी। इसमें दिल्ली के बारे में आप पढ़ेंगे, दिल्ली कब महत्वपूर्ण शहर बना, साथ ही में किस किस राजाओं ने दिल्ली पर शासन किया, सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो देखिए तालिका देख लीजिए, इसमें सारे शासकों का वर्णन है, किसने कब तक शासन किया है। इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले दिल्ली पर ये तोमरों ने शासन किया था। आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165 से 1130 से 1145 तक। बाद में देखिए उसके बाद चौहान आए, इन्होंने भी 1165 से 1192 तक शासन किया। और तोमरों ने कब तक किया था, देखिए 1165 तक। तोमरों का एक शासक था अनंगपाल। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट शासकों का वर्णन किया गया है। बाकी तोमरों में भी कई सारे शासक थे, चौहान में भी कई सारे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वालों का यहाँ क्या गया है जो आप लोगों को पढ़ना है। तो देखिए अनंगपाल ने 1130 से 1145, उसके बाद चौहान वंश आया जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने 11 से 1192 तक शासन किया। प्रारंभिक तुर्की शासक, जिसको आप लोगों ने कभी गुलाम वंश के नाम से पढ़ा हो तो, क्योंकि जो बड़ी किताबें रहती हैं उनमें इसका वर्णन रहता है। गुलाम वंश आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो आरंभिक तुर्की शासक वही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने देखिए इसमें शासन किया था 1206 से 1210 तक। उसके बाद इल्तुतमिश आए 1210 से 1236 तक। रजिया बेगम आई 1236 से 1240 तक। गयासुद्दीन बलबन आए 1266 से 1287 तक। इंपॉर्टेंट शासक है, देखिए बार बार मैं कह रही हूँ। बीच में भी कुछ आए हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो जो जो इंपॉर्टेंट है वही यहाँ पर दिया हुआ है। खिलजी वंश की देखिए बात करें तो जलालुद्दीन खिलजी आए 1290 से 1296 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। ये डेट भी देखिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। खिलजी वंश का पूरा शासन चला था 1290 से 1320 तक। तुगलक वंश की बात करें तो गयासुद्दीन तुगलक आए 1320 से 1324 तक। उसके बाद देखिए मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। सैयद वंश देखिए चला था 1414 से 1451, जिसमें खिज्र खां आए थे 1414 से 1421। इनके बाद भी और शासक आए जो इंपॉर्टेंट नहीं है। लोधी वंश की बात करें देखिए तो बहलोल लोधी 1451 से 1489। और लोधी वंश चला कब तक था, 1451 से 1526। पर देखिए 1489 तक का ही, इसके बाद भी शासक आए पर उनका भी यहाँ पर उल्लेख नहीं है। तो जिनका उल्लेख है हम उन्हीं के बारे में यहाँ पर। अब अगर बात करें दिल्ली महत्वपूर्ण शहर कब बना, तो देखिए सबसे पहले तोमरों ने शासन किया था, नीचे मैंने आपको बता ही दिया। तोमरों को अजमेर के चौहानों, जिन्हें जैसे पृथ्वीराज चौहान थे नीचे और अजमेर के चौहान थे, उन्होंने तोमरों को परास्त किया। और इन्हीं तोमरों और चौहानों के राजकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धशाली जैन व्यापारी रहते थे, जिनके पास काफ़ी सारी धन संपत्ति रहती थी, जिन्होंने अनेक मंदिरों का भी निर्माण करवाया। और यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो काफ़ी प्रचलन में थे। यहीं से देखिए तोमरों और चौहानों के शासनकाल से ही दिल्ली महत्वपूर्ण शहर बनता गया। और आगे आगे जैसे शासक आते गए वैसे वैसे इसका विस्तार करते गए और ये एक बहुत ही बड़ा केंद्र बन गया। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। पूरा दिल्ली सल्तनत है, जो आप सारे शासकों के बारे में जब पढ़ेंगे ये पूरा दिल्ली सल्तनत है। कितना ज़्यादा इसका विस्तार था, आगे सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। साथ ही में इसके साथ दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गया जिसका नियंत्रण इस महाद्वीप के बड़े क्षेत्र पर फैल गया। तालिका फर्स्ट पर फिर नज़र डालिए। देखिए तालिका फर्स्ट में सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी। कितने सारे शासक आए, उन्होंने दिल्ली का विस्तार किया और इसका क्षेत्र जो है फैलता चला गया और बहुत महत्व ये बन गया है। यहाँ पर इतनी ही चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए ये लाइन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो जो पॉइंट है सभी को मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसका पीडीएफ भी मैं अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए इतिहास तारीख एक वचन है, तवा तारीख बहुवचन है। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि तवा तारीख क्या है तो याद रखिएगा बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे, किस भाषा में लिखे गए थे ये भी याद रखिएगा, फारसी भाषा में लिखे गए थे। तवा तारीख के लेखक सचिव, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे तथा घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। तो तवा तारीख लेखक थे, उन्हीं के बारे में देखिए दिया गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है। 13वीं सदी के इतिहासकार फख ए मुदब्बिर ने लिखा है। देखिए पढ़िए हर एक लाइन, क्योंकि दिमाग में छोटी छोटी
हैं बनी रहती हैं, अगर आपको याद नहीं करना पड़ता ये सारी चीज़ें। जैसे यही देखिए लिखा है फद ए मुदब्बिर ने क्या लिखा है, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता, सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हों। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। तो देखिए, जब किसानों के पास खाद्यान्न की पैदावार होगी तभी वो अपना कर चुका सकेंगे। और ऐसा कब होगा? जब राजा ईमानदार और प्रशासन को बढ़ावा देगा। अगर राजा क्रूर होगा तो वो ज़बरदस्ती उनसे कर वसूलेगा, जिसके कारण किसानों के लिए ये अच्छा नहीं होगा। तवा तारीख देखिए जो होता था, उसके लेखक जो होते थे विशेषकर दिल्ली में, मतलब नगरों में रहते थे। ऐसा माना जाता है कि वो लोग नगरों में ही रहते रहे होंगे, गांव में शायद ही कभी मिलते रहे हों। वे लोग अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। मतलब लिखते थे तो उनका ये मतलब था कि हमको इनसे ढेर सारा इनाम मिले। साथ ही में देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेखक अक्सर शासकों को जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो देखिए, स्टार्टिंग से ही जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद की ये बातें चलती आ रही हैं। ये लोग इनको राजाओं को सलाह भी देते थे कि ऐसा समाज बनाया जाए जिसमें कोई लिंग भेद ना हो, जन्म सिद्ध अधिकार सभी को प्राप्त हों। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग रहते हैं जो इस चीज़ से सहमत नहीं रहते हैं। यहाँ पर देखिए, जन्म सिद्ध अधिकार को परिभाषित भी किया गया है कि जन्म के आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। तो इसी को देखिए वो लोग गलत मानते थे कि नहीं, सभी को अधिकार है हर हर क्षेत्र में कार्य करने का। साथ ही में लिंग भेद की बात करें तो स्त्रियों तथा पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शारीरिक रचना संबंधी अंतर। आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो इसी को देखिए वो लोग गलत मानते थे, जिसके कारण सभी लोग सहमत नहीं भी होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठे। गुलाम वंश का है, देखिए पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आए, उनके बाद इल्तुतमिश आए और उनके बाद देखिए उनकी बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। युग के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहे थे। तो देखिए, जब ये रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी तो बहुत से ऐसे लोग थे उस समाज के जो ये नहीं मानते, उनको रानी नहीं मानते थे, क्योंकि वो लोग लिंग भेद मानते थे, मतलब लड़कियों को उसके काबिल नहीं मानते थे। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो उनको रानी मानते भी थे। तो हर समाज में हर तरह के लोग होते हैं। दरबारी जन भी उनके उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों में प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया। तो देखिए, कुछ दिनों तक उन्होंने 1236 से 1240 तक 4 वर्षों तक शासन किया। लेकिन जब सभी लोग उसमें दिक्कतें कर रहे थे तो जिसके कारण उनको 1240 में शासन से हटा दिया गया। इनका शासन कब से था? 1236 से 1240 तक रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। साथ ही में देखिए एक पॉइंट यहाँ पर और है, गद्दी पर बैठने वाली प्रथम मुस्लिम शासिका थी ये रजिया सुल्तान। रजिया के बारे में मिनहाज ए सिराज के विचार। तो देखिए उन्होंने भी यहाँ पर कुछ विचार लिखा है। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेखों पर अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है कि प्रजा ने अपनी प्रिय रानी को यह स्नेह भरा संबोधन दिया था। तो देखिए, पहले के टाइम में भी कुछ रानियां होती थी। जैसे यहाँ पर रुद्रम्मा थी, कहाँ की थी? काकतीय वंश की थी। ऐसे ही एक और कश्मीर की रानी थी दिद्दा, जिनका नाम किससे निकला है? दीदी से। तो कुछ अलग अलग रानियों का, सभी का अलग अलग अपना कार्य होता था, अलग अलग उनकी सोच होती थी। नेक्स्ट देखिए, खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन, नज़दीक से एक नज़र। खिलजी वंश और तुगलक वंश के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा देखिए दिया गया है। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य में समेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदारों और प्रशासकों की जरूरत थी। अब देखिए, विशाल साम्राज्य का निर्माण हुआ तो उसमें जो अच्छे अच्छे विश्वसनीय, साथ ही में जो कुशल होंगे, उन सूबेदारों और प्रशासन करने वालों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इतने राज्य को संभालना भी तो पड़ेगा। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में बदंगा कहा जाता था। इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। देखिए, पहले के जो शासक होते थे गुलाम चला करते थे और गुलामों को बहुत ज़्यादा धन दौलत देकर खरीदा जाता था। और वो जो गुलाम होते थे वो शासक पर ही निर्भर रहते थे, मतलब
पर ही जो उनको खरीदते थे और इसीलिए सुल्तान भी उन पर विश्वास किया करते थे। जैसे मैंने आपको गुलाम वंश का ऐबक पढ़ाया, कुतुबुद्दीन ऐबक भी नाम था जिसके कारण उस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा था। तो यहाँ पर यही चीज़ें दी गई हैं कि पहले के जो टाइम में दिल्ली साम्राज्य इतना विशाल हो गया था कि अच्छे अच्छे विश्वसनीय और सूबेदारों की, प्रशासकों की वहाँ पर ज़रूरत पड़ी, जिसके कारण दिल्ली के जो प्रारंभ के सुल्तान थे, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, इन सुल्तानों ने क्या किया था कि जो इनके गुलाम होते थे उन्हीं को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे, क्योंकि उन्हीं पर ये ज़्यादा विश्वास करते थे। साथ ही में इन गुलामों को बंदगा कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, देखिए याद रखिएगा। सैनिक सेवा के लिए इन्हें खरीदा जाता था, इनको विशेष प्रशिक्षित भी किया जाता था जिस क्षेत्र में इनको काम करना है। और बहुत सारे गुलाम ऐसे भी रहते होंगे जिनको ज़्यादा जानकारी शासन के क्षेत्र में नहीं भी रहती होगी, तो उनको देखिए उस क्षेत्र में प्रशिक्षित किया जाता था और उन्हीं पर ज़्यादा विश्वास पहले के शासक करते थे। यहाँ पर देखिए पूरा इतना ही दिया हुआ है। बेटों से बढ़कर गुलाम, बेटों से बढ़कर गुलाम को माना जाता था। सुल्तान को सलाह दी थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया है उसकी हमें देखभाल करना चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। तो देखिए बेटे बहुत से अच्छे भी होते हैं, बहुत से बुरे भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर गुलामों की बात की गई है कि बेटों से भी बढ़कर गुलाम होते हैं अगर वो अनुभवी हों, अच्छे हों, समझदार हों, क्योंकि वो मालिक के प्रति वफादार होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, खिलजी तथा तुगलक शासक बंदगा का इस्तेमाल करते रहें और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। तो देखिए खिलजी वंश और तुगलक वंश की विशेषता थी कि बंदगा मतलब गुलामों को बंदगा कहा जाता था, उनका इस्तेमाल करते रहे और साथ ही जो उनके ऊपर आश्रित निम्न वर्ग के लोग होते थे उनको भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। अच्छी बात थी उस टाइम की। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी, क्योंकि जो बड़े लोग होंगे वो लोग चिढ़ते जाएंगे कि नहीं हम लोगों को नहीं दे रहे हैं, और जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनको ये लोग आगे बढ़ा रहे हैं। गुलाम और आश्रित अपने मालिकों और संरक्षकों के प्रति तो वफादार रहते थे, मगर उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। सुल्तानों के अपने नौकर होते थे। फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदारों के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तानों द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिया जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोगों को गहरा धक्का भी लगता था। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि अभी ऊपर ही बताया कि निम्न वर्ग के लोगों को ज़्यादा वो लोग महत्व दे दिए थे, जिसके कारण जो बड़े लोग थे, उच्च वर्ग के लोग थे, वो लोग चिढ़ते चले गए। फारसी तवारीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की। फारसी तवायद, अभी ऊपर मैंने आपको बताया कि लोग ज़्यादातर शहरों में ही रहते थे, राजाओं से संबंधित लिखते थे बहुवचन में। तो वही चीज़ है यहाँ पर, वो लोग भी इससे चिढ़ते गए कि सुल्तान जो है नीचे लोगों को यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, तो वो लोग भी दिल्ली सुल्तान की आलोचना लगे। जहाँ पर उनकी बड़ाई कर रहे थे वहाँ वो लोग लिखने में दिल्ली सुल्तानों की आलोचना करने लगे, मतलब बुराइयाँ लिखने लगे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन। मोहम्मद तुगलक के अधिकारी जन देखिए कौन कौन थे। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाला, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। तो देखिए शराब बेचने वाला मतलब जो निम्न वर्ग के लोग ये लोग बैठा देते थे, वही चीज़ है यहाँ पर। 14वीं शताब्दी के मध्य इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। तो जियाउद्दीन जो बर्नी है उन्होंने कहा है कि जो सुल्तान थे, सुल्तान मोहम्मद तुगलक, उनकी जो राजनीतिक विवेक मतलब बुद्धि थी उसका नाश हो गया था और शासन करने की क्षमता नहीं थी उनमें, तभी उन लोगों ने उन्होंने इनको नियुक्त किया था। तो देखिए पहले के टाइम में भी ऐसे लोगों के विचार थे। पहले वाले सुल्तानों की ही तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेना नायकों को भिन्न भिन्न आकार में इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाका इक्ता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक्तादार या मुक्ति कहे जाते थे। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्ता कानून और व्यवस्था को बनाए रखना। तो देखिए पहले के सुल्तान जैसे खिलजी वंश हो गया, तुगलक वंश के सुल्तान हो गए, इन्होंने क्या किया था कि सेना नायकों को इलाके दे दिए थे कि ये इलाका आपका है और यहाँ पर आपको नियुक्त किया जाता है, यहाँ पर सारा सेना से संबंधित भी संभालेंगे। और उन्हीं इलाकों को देखिए क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। और इन इलाकों को जो संभालने वाला अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था, इक्तदार या मुक्ति कहे जाते थे। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
मुक्ति का फर्ज क्या था कि जो भी सैनिक अभियान का हो उनका नेतृत्व करे और साथ ही में एकता में कानून व्यवस्था को बनाए रखे। अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली क्या करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों की तनख्वाह भी देते थे। तो देखिए, इक्तादार को जो भी इलाका मिलता था वहाँ से वो लोग क्या करते थे, राजस्व की वसूली करते थे और उसी राजस्व की वसूली से, मतलब कर की वसूली, और उसी वसूली से वो लोग अपने सैनिकों का ध्यान रखते थे और उनकी तनख्वाह पूरी करते थे। मुक्ति लोगों को काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उन पर पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई इक्ता थोड़े थोड़े समय के लिए ही मिले, इसके बाद इसका स्थानांतरण कर दिया जाए। तो देखिए, मुक्ति इक्तादार एक ही चीज़ें हैं। तो जो यहाँ पर यही बताया गया है कि इनको भी काबू करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग अगर एक ही जगह एक ही स्थान पर इनको रखा जाएगा और उसी स्थान पर कर वसूलते रहेंगे तो ये लोग वहाँ पर एकदम शासन जैसे करने लगेंगे। तो इन पर भी नियंत्रण रखना ज़रूरी है। तो इन पर नियंत्रण रखने का तरीका क्या था कि इनका जो पद हो वंशानुगत ना हो, कुछ समय के लिए रखा जाए फिर इनको निकाल के दूसरे को रखा जाए। अगर वंशानुगत हो जाएगा तो एक के बाद एक आते चले जाएंगे और वहाँ पर ज़्यादा कब्जा अपना जमाए रखेंगे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ा सख्ती से पालन होता था। मुक्ति लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के समय इनमें कड़ाई भी रखी गई। ये जो इक़्तादार थे, मुक्ति थे, इनसे हिसाब लेने के लिए लेखा अधिकारी भी होते थे जो इनका सारा हिसाब रखते थे। कितना कर आप लोगों ने लिया और कितना सैनिकों को वेतन दिया, कितना आप लोगों ने अपने पास रखा। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। तो देखिए, ऐसे होता था पहले के टाइम में कि बहुत सारे ऐसे मुक्ति इक़्तादार होते थे जो फालतू में ज़बरदस्ती कर वसूलते थे, जिससे लोगों को दिक्कतें होती थी। तो जो राजा उन पर ध्यान नहीं देते थे वो लोग अपनी मनमानी करते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ राजा ऐसे भी हुए जिन पर कड़ाई से निगरानी रखते थे और इनको अपनी मनमानी नहीं करने देते थे। दिल्ली सल्तनत देखिए धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया और जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत उन्होंने अपने अधिकार में कर लिया आंतरिक इलाकों को, तो उन्होंने भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया। तो देखिए, जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत बढ़ता चला गया वैसे वैसे ये लोग अपना शासन बढ़ाते चले गए। जो अमीर और उच्च स्वामी और जमींदार थे उन्हें भी इन लोगों ने अपने आगे झुकने को मजबूर कर दिया। ये देखिए निगेटिव। और यहीं से धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने के लिए बाध्य किया गया। तो देखिए, स्थानीय सामंत थे जो भी थे उनको भी कर लगाने का अधिकार छीना गया और साथ ही में उन्हें भी कर चुकाने का बाध्य किया गया, मतलब उनसे भी कर मांगा गया। सुल्तान के प्रशासकों ने जमीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और वसूल अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था, इंपॉर्टेंट है देखिए तीनों कर, जो किसान की उपज पर लगभग 50% होता था। अब बताइए 50% का अगर किसान कर ही दे देगा तो वो खुद के लिए क्या रखेगा। दूसरा मवेशियों पर तथा घरों पर कर। देखिए, घरों पर भी कर लगाया जाता था, मवेशियों पर भी लगाया जाता था और कृषि पर, जिसे खराज कहा जाता था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। यह याद रखना जरूरी है कि इस महाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके में भी घने जंगलों वाले ऐसे क्षेत्र थे जिसमें पैठन में सुल्तानों की सेनाएं अक्षम थी। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत ने काफ़ी विस्तार कर लिया था, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी जगह थी, जैसे बंगाल की ही बात करें तो बंगाल तक उन्होंने अपना शासन नहीं फैला पाया था और दक्षिण भारत में उन्होंने जीत पाई कि तुरंत दक्षिण भारत वो स्वतंत्र हो गया था। मतलब दक्षिण भारत में भी इन्होंने अपना अधिकार नहीं कर पाए थे। साथ ही में बहुत सारे ऐसे इलाके थे, जैसे गंगा का मैदानी इलाका की काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ था, जो दक्षिण के लोग थे उसी के लिए उनकी लड़ाई होती रहती थी। तो वो लोग भी यहाँ पर देखिए उन पर भी शासन दिल्ली सल्तनत नहीं कर पाया था। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया।
अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार जमा तो लेते, पर वह अधिकार कुछ ही समय पर रह पाता। तो स्थानीय शासकों को भी कुछ शासक ऐसे थे जिन्होंने कोई महत्व नहीं दिया, बल्कि उन्हें ही कर चुकाने के लिए बाध्य किया। तो जो स्थानीय सरदार थे उन्होंने यहाँ पर अपना शासन जमा लिया और दिल्ली सल्तनत वाले शासकों को यहाँ पर अधिकार नहीं करने दिया। अगर कर भी लेते थे तो थोड़ी समय बाद वो लोग उसको छुड़वा लेते थे। नेक्स्ट है देखिए सरदार और उनकी किलेबंदी। पहले के टाइम में भी किलेबंदी चलती थी और इसके पहले भी काफ़ी चैप्टरों में मैंने आपको किलेबंदी बताया है। तो यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया है कि सरदार कभी कभी, अब देखिए जो बतलाया है आगे मैं आपको बताती हूँ, लेकिन यहाँ पर इब्न बतूता कहाँ के यात्री थे, तो अफ्रीकी देश के मोरक्को से। कब ये भारत आए थे? 14वीं सदी में। तीनों ही यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ें। इन्होंने लिखा क्या है, चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाके से किले बनाकर रहते थे और कभी कभी बांस के झुरमुटों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, ये बहुत बड़ा होता है। इसके अलग अलग हिस्से आपस में इस तरह गुथे होते हैं कि उन पर आग का भी असर नहीं होता है और वे बिल्कुल कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वहाँ एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता है। ये सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती हैं। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये सारी चीज़ें इब्न बतूता ने, क्योंकि यात्री पहले से आते थे, पहले भारत मतलब दूसरे देशों से भारत देश आते थे और वहाँ का वर्णन करते थे, जैसे इब्न बतूता यहाँ पर हो गए। इन्होंने क्या वर्णन किया है, यहाँ पर वही एक छोटी सी चीज़ लिखी हुई है, बाकी लिखा तो बहुत सारी चीज़ों ने होगा इन्होंने। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में ट्रांसआक्सियाना आधुनिक उज्बेकिस्तान पर हमला किया था और इसके बाद शीघ्र ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। तो देखिए दिल्ली सल्तनत बढ़ तो गया, पर धीरे धीरे इसमें आक्रमण भी होने लगे। जैसे यहाँ पर देखिए मंगोलों के धावे किसके समय में, खिलजी वंश और तुगलक वंश के समय में मंगोलों के धावे एक एक करके लोग आक्रमण करते थे। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। अब बार बार इनके आक्रमण हो रहे थे, तो जो दिल्ली सल्तनत था उनको सेना तो बड़ी बनानी ही पड़ेगी। तो बड़ी सेना, अगर सेना बड़ी होगी तो उसका खर्च भी बड़ा होगा, उनको वेतन भी देना पड़ेगा, तो जिसके कारण इस विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती था। साथ ही में याद रखिएगा कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में आक्रमण किया था उत्तर पूर्वी ईरान ट्रांसआक्सिनिया, जिसको आधुनिक समय में क्या कहते हैं, उज्बेकिस्तान पर। कब इन्होंने हमला किया था, याद रखिएगा पॉइंट। 15वीं से 16वीं शताब्दी की बात करें तो 15वीं से 16वीं शताब्दी में सल्तनत में क्या हुआ, तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद वंश और लोधी वंश का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक उठ खड़े हुए। तो देखिए इनके शासन चलते चलते बहुत सारे ऐसे शासक हो गए, ऐसे मतलब शासक हो गए जो स्वतंत्र हो गए। अलग अलग राज्य, इन्होंने छोटे छोटे राज्यों की स्थापना कर ली, जैसे जौनपुर हो गया, बंगाल हो गया। ये सभी के जो शासक थे स्वतंत्र हो गए, इनके अधीन नहीं रहे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज्य फूल फल रहे थे। इसी काल में अफगानों तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग शासक धीरे धीरे उभरते चले गए। इस काल में स्थापित राज्यों में कुछ छोटे थे तो कुछ शक्तिशाली थे और उनका शासन भी बहुत कुशल और सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेर शाह सूर 1540 से 1545 ने बिहार में अपने चाचा के एक छोटे से इलाके के प्रबंधन के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं तक को चुनौती दी और परास्त किया। तो ये देखिए जब आप मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तो ये उसकी लाइन है आ गई, मुगल साम्राज्य की, दिल्ली सल्तनत की नहीं है, कि शेर शाह धीरे धीरे छोटे छोटे शासकों का उदय हुआ और उन्होंने अपना स्वतंत्र राज्य घोषित किया। छोटे छोटे उनके राज्य हो गए, कुछ बहुत शक्तिशाली भी थे और कुछ कम शक्तिशाली भी थे, कुछ काफ़ी ज़्यादा कुशल भी थे। यही सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। साथ ही में मुगल काल में जब देखिए अकबर के समय, अकबर के पिता थे हुमायूं, तो हुमायूं के समय एक शेर शाह सूरी एक ऐसा राज्य इलाका था जिसका शासन बहुत ही सुव्यवस्थित चल रहा था। साथ ही में शेर शाह सूरी एक ऐसा शासक था जो बहुत शक्तिशाली था। उसने मुगल सम्राट हुमायूं को, आप लोगों ने सुना होगा, अकबर के पिता थे, इनको परास्त किया था एक बार। 1540 से 1545 तक इन्होंने शासन भी किया था। शेर शाह सूर जो था ये सूर्य वंश का था। साथ ही में देखिए इससे संबंधित कुछ और पॉइंट्स हैं।
शेर शाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। सूरवंश ने केवल 15 वर्ष 1540 से 1555 शासन किया, लेकिन इस प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। तो इसने देखिए अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाया। सूरवंश का शासक जो शेर शाह सूर था, ये ज़्यादातर नहीं चला था पर काफ़ी शक्तिशाली था, क्योंकि हुमायूं को पराजित किया था। 1540 से 1555 तक ही केवल चल पाया था। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेर शाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। तो महान सम्राट अकबर के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। 1556 से 1605 तक इनका शासन था और 1555 में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ही ये शासक बने थे। तो वही चीज़ है देखिए यहाँ पर कि इन्होंने भी अपनी शासन व्यवस्था में शेर शाह सूर की जो प्रशासन व्यवस्था थी उसी को अपनाया था, क्योंकि उनकी प्रशासन व्यवस्था जो थी काफ़ी अच्छी और सुदृढ़ थी। तो यहाँ से देखिए आपके चैप्टर कंप्लीट होता है, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।